आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ ऑप्शंस के साथ हम लोग एमसीक्यू को चेकआउट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है English letter macro has been taken from Greek word macros, which mean ऑप्शंस आपके हैं सूक्ष्म नैरो, नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत इंडिविजुअल, नेक्स्ट है आपका व्यापक ब्रॉड, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एवर। तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो मैक्रो का अर्थ होता है आपका ब्रॉड मतलब व्यापक, मतलब बड़े स्तर पे आपका मतलब यूज होने वाला कॉन्सेप्ट, तो जिसको तो ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समशिष्ट अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शंस में है समशिष्ट अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर बी ऑप्शन है आपका, समशिष्ट अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी। यहाँ पे आपका पॉलिसीज है, पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, समशिष्ट आर्थिक चर समशिष्ट अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो ये जो भी कथन आपका दिया हुआ है सारे सही हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी, नंबर बी ऑप्शन भी आपका सही है। और नंबर थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है कि जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल होते हैं वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समशिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समशिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है, मतलब विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मतलब कौन सा सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करेंगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आय एवं रोजगार सिद्धांत, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेक्स्ट आपका है सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी। नेक्स्ट दिया हुआ है व्यापार चक्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी एबव। तो कौन कौन से हम लोग तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को भी पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी को भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल को भी पढ़ते हैं। और तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नंबर फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, मतलब विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ, और अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं इंटरनेशनल कंपैरिजंस, और दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में भी करते, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए भी करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी करते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समशिष्ट अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स। दूसरा दिया हुआ है व्यक्तिगत इकाइयों का अवहेलना, इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट। नंबर थर्ड ऑप्शंस दिए हुए हैं और ब दोनों, मतलब बोथ ए एंड बी।
और नन ऑफ द एबव। तो जो आपके सीमाएं या लिमिटेशंस जो है उसमें आपका क्या हो जाएगा कि ये आपके कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स को ही देखेगा, मतलब पूरे जो आपके कंप्लीट फॉर्मेट में, मतलब संपूर्ण रूप से जो आपका अवेलेबल होगा या जो उपलब्ध होगा उसी को देखेगा। और दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल यूनिट्स को ये इग्नोर करता है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस आपके बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समशिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, उपभोक्ता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, उत्पादक का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, और लास्ट वन इज आपका नन ऑफ दीज। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो जो कंज्यूमर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो माइक्रो में करते हैं, उसी तरह प्रोड्यूसर के बारे में जो स्टडी करेंगे वो भी मैक्रो में ही करेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम को हम लोग किस में स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। समशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, ऑप्शंस के तौर पे दिए हुए हैं, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी, वस्तुओं की पूर्ति नियम का, कंजम्पशन थ्योरी, स्कूटर के मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर, और नेक्स्ट दिया हुआ है बाजार में गेहूं की कीमत का, प्राइस ऑफ व्हीट इन मार्केट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, मतलब आपके अर्थव्यवस्था में रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यापक स्तर पे हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, किन इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किन में से हम लोग सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करेंगे। दिया हुआ है व्यशिष्टगत अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, समशिष्ट अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जनरल प्राइस लेवल को किस में पढ़ते हैं, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब नंबर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमारा किससे रिलेटेड है, स्थैतिक अर्थशास्त्र से, स्टैटिक इकोनॉमिक्स, वैशिष्ट अर्थशास्त्र से, माइक्रो इकोनॉमिक्स, समशिष्ट अर्थशास्त्र से, मैक्रो इकोनॉमिक्स, या इनमें से कोई भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमारा किसका कॉन्सेप्ट है, तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन आपका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, मतलब पूंजी के जो आपके स्टॉक में वृद्धि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूंजी ह्रास, कैपिटल लॉस, पूंजी लाभ, कैपिटल प्रॉफिट, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव। तो जो आपका इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। तो संपत्ति, वेल्थ, बचत, निर्यात, या लाभ। तो इनमें से जो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट दर्शाता है वो आपका क्या है, इनमें से जो आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट को दर्शाता है वो क्या है आपका, वो हो जाएगा संपत्ति, वेल्थ। सबसिस्ट अर्थशास्त्र अध्ययन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, ऑप्शंस में है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, समग्र कीमत स्तर, एग्रीगेट प्राइस लेवल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा, नंबर डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब पूर्ण रोजगार भी इसमें अध्ययन करते हैं, समग्र कीमत स्तर को भी अध्ययन किया जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भी हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, समशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शंस आपके जो दिए हुए हैं वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपको ऑप्शंस है उनमें से जो आंसर हो जाएगा वो है
नंबर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, नेशनल इनकम भी, फुल एम्प्लॉयमेंट भी और टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का, समग्र का, एग्रीगेट का, व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र दोनों का, या फिर आपका ज्वलंत समस्याओं का मतलब बर्निंग प्रॉब्लम्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है आपका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हम लोग एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं मतलब समग्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। ऑप्शंस के रूप में दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है उसमें आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब कहने का क्वांटिटी ऑफ मनी भी आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेल्थ भी आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट को ही दर्शाता है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट भी आपके स्टॉक को ही दर्शाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम और ऑल ऑफ द अबव। मतलब प्रवाह यानी फ्लो कॉन्सेप्ट में हम लोग किनको रखेंगे, तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ऑप्शंस आपका सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उपभोग भी आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, निवेश भी आपका प्रवाह का कॉन्सेप्ट है, इनकम भी आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है, विच मेथड इज अडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं वो किस मेथड के थ्रू करते हैं। ऑप्शंस के रूप में दिया हुआ है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड और ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका आंसर्स दिए हुए उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर आपके इकोनॉमी में इंक्लूड होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या ये सभी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपके इकोनॉमी में जो सेक्टर सम्मिलित होता है उसके तौर पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो हमारा सर्विस सेक्टर कहलाता है, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन और एनिमल हस्बेंड्री, इनमें से आपका ऑप्शंस जो है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सर्विस को दिखा रहा होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर यानी टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के तौर पे कौन कौन सा आपका शामिल हो जाएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में आपका हो जाएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और बैंकिंग, मतलब बीमा, विनिर्माण, व्यापार या बैंकिंग। तो आपका इंश्योरेंस जो है वो भी सर्विस सेक्टर है, ट्रेड भी आपका सर्विस सेक्टर है और बैंकिंग भी आपका सर्विस सेक्टर है। तो जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आपका उपलब्ध है, तो लैंड है, फॉरेस्ट है, माइनिंग है या फिर ऑल ऑफ दीज है। लैंड भी आपका प्राइमरी सेक्टर है, फॉरेस्ट भी आपका प्राइमरी सेक्टर है, माइनिंग भी आपका प्राइमरी सेक्टर है। तो इस तरह से ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। एक से ज्यादा बार, एक से अधिक बार अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य शामिल हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एकल गणना, दूसरा दोहरी गणना, तीसरा बहुल गणना या फिर इनमें से कोई नहीं, सिंगल काउंटिंग,
डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग, या फिर नन ऑफ द एबव। तो उसको जो हम लोग इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं उसको दोहरी गणना कहते हैं। लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक हैं? विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो लाभ का आपका इनमें से कौन सा घटक है? तो डिविडेंड भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी है। तो ऑप्शंस इस तरह से क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? ट्रांसफर अर्निंग, हस्तांतरण भुगतान। ऑप्शंस आपके क्या पूछ रहे हैं? ट्रांसफर अर्निंग, हस्तांतरण भुगतान, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, काले धंधे से प्राप्त आय, ब्लैक मनी। ना ही ट्रांसफर अर्निंग को हम लोग ऐड करते हैं, ना ही सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स को करते हैं, और ना ही हम लोग ब्लैक मनी को एड ऑन करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? ऑप्शंस के रूप में दिए हुए हैं, न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, earned income of Indian companies in abroad, expenses made by foreign tourists in the country। इनमें से किन को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में? नई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में अर्जित आय, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? जब भी हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किनका उपयोग नहीं होता है? तो आंसर्स आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस में, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कॉमोडिटीज, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट कॉमोडिटीज, ऊपर ए और बी बोथ, और नन ऑफ द एबव। तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन। हम लोग पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय इनका वैल्यू नहीं डालते हैं, और इंटरमीडिएट कमोडिटीज की वैल्यू काउंट नहीं की जाती है, क्योंकि फाइनल गुड्स की हम लोग वैल्यू की काउंटिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेशन? आगे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जीएनपी डिफ्लेटेड इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इनटू 100। GNP deflator is equal to real GNP divided by nominal GNP into 100. GNP deflator is equal to real GNP divided by nominal GNP और none of the above। तो जो इसका ऑप्शन आपका आएगा वो है नंबर ए ऑप्शन है। GNP deflator is equal to nominal GNP divided by real GNP into 100। नेक्स्ट जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे वो आपके कॉन्सेप्ट और एग्रीगेट के क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट और एग्रीगेट का एमसीक्यू आपका हम लोग कैलकुलेट मतलब नेक्स्ट जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे वो कॉन्सेप्ट और एग्रीगेट से रिलेटेड है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर इज नोन एज। तो किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली जो भी अंतिम वस्तुएं या सेवाएं होती हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। चूंकि यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि उसकी बाजार कीमत को क्या कहा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जीडीपी एट एमपी हमारा सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए आपके कॉन्सेप्ट में क्या सही है, क्या सत्य है? तो देखते हैं। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन,
एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, और जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन का। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन का। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब जीएनपी एट एमपी आपका क्या बता रहा हो, इनमें से दिए गए आपके इक्वेशन में से कौन सा जीएनपी एट एमपी को शो करेगा। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेक्स्ट ऑप्शन है जीएनपी प्लस सब्सिडी, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दी एबव। तो जो आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, अगर पहले ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान दे तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो नेट में बदल जाता है, मतलब ये जो आपका चेंज हो जाएगा वो एनडीपी एट एमपी में बदल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ तो रहा है हम हमारा जीएनपी एट एमपी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर नंबर सी को हम लोग देखें, सी ऑप्शन को, तो जब हम लोग जीएनपी में सब्सिडी को माइनस करते हैं या प्लस करेंगे तो सब्सिडी का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट या फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट वैल्यू में आने में हेल्प करता है, मतलब मार्केट प्राइस से या तो फैक्टर कॉस्ट में बदलता है और फैक्टर कॉस्ट से या तो मार्केट प्राइस में बदलता है। तो हमसे ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि जीएनपी एट एमपी का फॉर्मूला नीचे दिए गए में से सही क्या होगा। नंबर बी ऑप्शन जो है उसमें बोल रहा है जीडीपी एट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस जब हम एनएफआईए करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब डोमेस्टिक इनकम में हम लोग बाहर के इनकम को ऐड करते हैं तब वो बनता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ रहा है कि एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन में आंसर्स के तौर पे दिया हुआ है जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एट एमपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स एंड नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी को अगर देखें तो वही बात अभी जो आपको बताया गया कि इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, ये सारे हम लोगों को एमपी से एफसी और एफसी से एमपी में आने के लिए, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। अगर डेप्रिसिएशन ग्रॉस में खुद ही डेप्रिसिएशन ऐड होता है ग्रॉस की वैल्यू में तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आते हैं हम लोग पहले ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन में जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो वो क्या फॉर्मेट में आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस किसमें रहता है, बताया था कि इंक्लूड किसमें रहता है, तो ग्रॉस की वैल्यू में इंक्लूड रहता है। नंबर बी ऑप्शन तो आपका नेट का है तो ये भी नहीं होगा, और नंबर सी ऑप्शन भी नेट का है तो ये भी नहीं होगा। तो ग्रॉस का ऑप्शन कौन दिखा रहा है, ऑप्शन ए दिखा रहा है, जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस शो करे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू व्हाट। नीचे दिए गए ऑप्शंस के रूप में दिया हुआ है एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जीएनपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, एनडीपी एट एमपी माइनस सब्सिडी, और एनडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो ऑप्शन बनेगा वो है आपका नंबर फर्स्ट ऑप्शन, एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स।
जिसकी वजह से आपका ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम, या नन ऑफ द एबव। तो जो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट है वो आपका कहलाता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? रेंट, वेज, इंटरेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है रेंट, वेज, सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जो आपका एड ऑन होता है वो रेंट भी होता है, वेजेस भी होता है, सैलरी भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड? कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट और ऑल ऑफ दीज। तो स्थायी पूंजी के उपभोग को कहा जाता है मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सही है? क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर्स के तौर पे आपका दिया हुआ है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो ऑप्शन आपका आ जाएगा वो ऑप्शन होगा नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो इफ फॉर अ कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव देन। ऑप्शंस दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद छोटा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद बड़ा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद बड़ा और बराबर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद बराबर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सकल घरेलू उत्पाद बड़ा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy over a period is called, क्या कहते हैं उसको, जीएनपी कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो हम लोग उसको कहते हैं वो क्या कहते हैं, कुल घरेलू, सॉरी इसका आप लोग चेंज कर लीजिएगा, हिंदी में इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। गुड्स परचेस्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। क्या क्या है भाई पर्पस में, तो दिया हुआ है ऑप्शंस, आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, दूसरा दिया हुआ है फर्म में निवेश हेतु, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी का, और चौथा है नन ऑफ द एबव का। तो जो फाइनल गुड्स को हम लोग जो परचेज करते हैं या जो खरीदते हैं वो आवश्यकताओं की संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए भी खरीदते हैं, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में फर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए भी, मतलब एज अ रॉ मटेरियल भी हम लोग उसको कभी कभी यूज करते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी हो जाएगा।
आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स नेशनल इनकम? आंसर के तौर पे है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडी और नन ऑफ दी एबव। तो जो प्रभावित करता है उनमें आपका ऑप्शन हो जाएगा निगम कर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड प्राइस इज नोन एज वास्तविक जीएनपी, वास्तविक जीडीपी, मुद्रा जीएनपी या इनमें से कोई नहीं, रियल जीएनपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल मनी जीएनपी और नन ऑफ दीज। तो जो आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कुछ एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? विच मेथड इज अडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सब। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और ऑल ऑफ द एबव। तो जो आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ द एबव का बनेगा क्योंकि सारे क्षेत्र जो है वो सम्मिलित होते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? विच सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर? माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन और एनिमल हस्बेंड्री। तो जो आपका टेरिटरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर है उसमें आपका क्या इंक्लूड किया हुआ होता है? संचार, जिसको कम्युनिकेशन कहा जाता है, ये इंक्लूड होगा। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर? इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और बैंकिंग। तो जो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया हुआ है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन बनेगा वो ये सभी बनेगा, ऑल सेक्टर्स जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड सिंगल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग, नन ऑफ द एबव। तो जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा? डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है? विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑल ऑफ द एबव। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ द एबव। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? ट्रांसफर अर्निंग, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, ब्लैक मनी, नॉन ऑफ द एबव। तो इनमें से कोई भी हम लोग राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? राष्ट्र आय की गणना में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अर्न इनकम ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड, तीसरा एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री और ऑल ऑफ द एबव। तो जो आंसर हो जाएगा वो बनेगा ऑल ऑफ द एबव का। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, इंटरमीडिएट कमोडिटीज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका इसका? बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है जीएनपी डिफ्लेशन क्या कहलाता है? जीएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू आपका होता है नॉमिनल जीएनपी बटा रियल जीएनपी इंटू 100। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका मनी का। तो मनी के कुछ आपके एमसीक्यूज के बारे में देखते हैं, एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम? मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए क्या क्या चीजों की कह सकते हैं, किन किन
मतलब चीजों की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस के तौर पे दिए हुए हैं, आवश्यकताओं का सीमित होना, लिमिटेड नीड्स, सीमित विनिमय क्षेत्र, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, और ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों जो है वो आपका नीड्स यानी नेसेसरी कंडीशंस है बार्टर सिस्टम के। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम? एडवांटेज में क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दिया हुआ है, सरल प्रणाली, सिंपल सिस्टम है, आपसी सहयोग में वृद्धि, मोर म्यूचुअल कॉपरेशन, आर्थिक असमानताएं नहीं, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, और ऑल ऑफ द एबव। मतलब क्या एडवांटेज है इनके लाभ के तौर पे? तो सरल प्रणाली है, बिल्कुल है, आपसी सहयोग में वृद्धि भी होती है, आर्थिक असमानताएं इसमें नहीं होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयां हैं? विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम? मतलब डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम में क्या आ जाएगा? दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। दूसरा है वस्तु विभाजन में कठिनाई, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, और ऑल ऑफ द एबव। तो जो कठिनाइयां थी वो ये सारी थी, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? which is the correct order of money evolution? money evolution का correct order क्या है? कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी, कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, और नन ऑफ दी एबव। तो जो ऑर्डर सही ऑर्डर था वो नंबर बी ऑप्शन बता रहा है। मतलब पहले कमोडिटी मनी था, फिर मेटल मनी हुआ, फिर पेपर मनी आया, फिर क्रेडिट मनी आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, बोथ ए एंड बी, और स्टोर ऑफ वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? आंसर आपसे पूछ रहा है स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय, मूल्य हस्तांतरण, और उपर्युक्त सभी। टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में किनके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? मनी इज अ पाइवॉट अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स। किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? मुद्रा का कार्य है द फंक्शन ऑफ मनी। दिया गया निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, और ऑल ऑफ द एबव। तो जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। मुद्रा वह वस्तु है, मनी इज अ मैटर विच इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, जो मूल्य का मापक हो, एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, यूज्ड टू स्टोर वेल्थ, जिसमें जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, और ऑल ऑफ द एबव। तो मुद्रा वह वस्तु है जो इन सभी कार्यों को करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, ऑप्शन है मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा राशि, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, डाकघर के में बचत खाता, जमा बचत खाते की राशि, और ऑल ऑफ द एबव। तो सप्लाई ऑफ मनी में इन सभी को हम लोग सम्मिलित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो इनमें से जो नहीं है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिजर्व बैंक के मुद्रा के 4 माप दिए हैं जो कि M1, M2, M3 एंड M4 है। M1 में शामिल है, Reserve Bank of India has presented 4 measures of money supply, namely M1, M2, M3, M4.
M1 इंक्लूड्स, M1 में क्या इंक्लूड होता है? C करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, OD अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद द RBI, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस विधि से हम बैंक में मुद्रा निकाल सकते हैं? थ्रू विच मेथड कैन वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक? आहरण पत्र, विड्रॉल फ्रॉम चेक, ATM, ऑल ऑफ दीज। तो बैंक तो सभी जाते होंगे, तो जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी? किनके द्वारा ये किया गया था? ये किया गया था पॉल इंजिंग के द्वारा। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है कॉमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट से कुछ आपके MCQs का। तो आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है जनता का बैंक कौन सा है? विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक? तो हम लोग कहाँ जाके अपना पैसा जमा करते हैं? कॉमर्शियल बैंक में, सेंट्रल बैंक में, बोथ ए एंड बी में, या नन ऑफ द एबव में? तो हम लोग कहाँ जाके करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापारिक बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं? विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? आंसर आपका दिया हुआ है जमाए स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऋण देना, एडवांसिंग लोन, साख का निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन, और उपर्युक्त सभी। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव का, क्योंकि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी है, एडवांसिंग लोन भी है और क्रेडिट क्रिएशन भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी हैं? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक कौन कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन आपका बनेगा ऑल ऑफ द एबव का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में किस प्रकार के ऋण देते हैं? Which type of loan is advanced by commercial bank? Cash credit, overdraft, loan and advances, all of the above। तो ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा? सभी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स? व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? एजेंसी फंक्शन, एजेंट के रूप में कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सामान्य उपयोगिता के कार्य, सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य, और ऑल ऑफ दी एबव। तो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक? नीचे दिए गए में से क्या उसका बैंक का एक एजेंसी फंक्शन है? ऋण देना, एडवांसिंग लोन्स, जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ट्रस्टी का कार्य करना, एक्ट एज ट्रस्टी, लॉकर सुविधा देना, लॉकर फैसिलिटी। ऑप्शन के तौर पे जो दिया हुआ है उसमें नंबर सी ऑप्शन, एक्ट एज ट्रस्टी, आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है साख गुणक होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 1/CRR, 1/CRR इंटू कैश, कैश इंटू CRR, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/CRR। CRR को क्या कहा जाता है? CRR को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं हम लोग? कैश रिजर्व रेशियो, जो कि किसका? आपका RBI का, यानी जो सेंट्रल बैंक है उसका एक क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। उसका क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी। और कैसा है ये मॉनेटरी पॉलिसी? ये क्वांटिटेटिव है, मतलब संख्यात्मक। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात, मतलब क्रेडिट मनी इन इज इंक्रीज व्हेन CRR घटता है, बढ़ता है, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट मनी तब इंक्रीज करेगा जब CRR फॉल करेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी जान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है आपके ATM का? तो जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्यवसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज क्रेडिट कंट्रोल, लोनिंग टू अदर बैंक्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम
कस्टमर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो क्रेडिट कंट्रोल, लोनिंग टू अदर बैंक्स, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, और ऑल ऑफ द एबव। तो व्यावसायिक बैंक का आपका प्रमुख कार्य ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सारे ही आपके व्यावसायिक के प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे, बट कंफ्यूज नहीं होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है पूछ रहा है। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक और नन ऑफ दीज। तो यहाँ के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा आंसर, वो एक कॉमर्शियल बैंक है, मतलब व्यापारिक बैंक। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है। नोट निर्गमन करते हैं, इशू करेंसी नोट्स, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, ग्राहकों को ऋण देते हैं, प्रोवाइड लोन टू कस्टमर्स, ओनली बी एंड सी। तो आंसर क्या हो जाएगा। नोट तो इशू करता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, तो किस मेथड से हम लोग मनी विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सभी माध्यमों से बैंक से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक्स, व्यावसायिक बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, सब जमा स्वीकार करते हैं, एडवांस लोन्स ऋण प्रदान करते हैं, प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी लॉकर्स आदि की सुविधा देते हैं, इनमें से सभी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है क्या। ब्लैंक इज नॉट रिलेटेड, व्हाट इज नॉट रिलेटेड विथ बैंकिंग सिस्टम। बैंक रेट हमारा बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। फिस्कल डेफिसिट हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जो ऑप्शन दिया हुआ है 3, ऋण निर्माण क्रेडिट क्रिएशन भी हमारा बैंक से ही रिलेटेड है, और कैश रिजर्व रेशियो भी हमारा बैंक से ही रिलेटेड है। तो कौन शामिल नहीं है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है जब प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक कम्स टू एन एंड व्हेन बैंकों में नई जमा राशि का शून्य हो जाना, फ्रेश डिपॉजिट्स विद बैंक बिकम्स जीरो, आरक्षित अनुपात का शून्य हो जाना, रिजर्व रेशियो बिकम्स जीरो, धन गुणक का शून्य हो जाना, मनी मल्टीप्लायर्स बिकम जीरो, और चौथा हो जाएगा आपका टोटल मनी रिजर्व बिकम्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, कुल धन भंडार का प्रारंभिक जमा के बराबर होना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बैंकों में नई जमा राशि का शून्य हो जाना। अगला जो चैप्टर है वो है आपका सेंट्रल बैंक से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू कुछ पूछे गए हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ट्रू फॉर सेंट्रल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, अपेक्स बैंक्स ऑफ द कंट्री। ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। Which is the central bank in India? रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग सभी जानते हैं हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है। केंद्र बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य है। विच वन इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नंबर 8, नोट निर्गमन का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, सरकार का बैंकर, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सारे फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। करेंसी, क्रेडिट मनी, कॉइन्स, इन ऑल ऑफ द एबव। कौन सी आपकी मुद्रा की जाती है, तो करेंसी होता है, क्रेडिट मनी है, कॉइन्स है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो क्या हो जाएगा, करेंसी जो है वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ऑप्शन दिया हुआ है
कीमत स्थिरता स्थापित करना, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और ऑल ऑफ द एबव। तो क्रेडिट कंट्रोल आपके उद्देश्य उपर्युक्त सभी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो तथ्य है वो सही है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है, सही है। बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट, ये भी सही है। बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। आंसर्स के तौर पे दिया हुआ है आपका, बैंक रेट, मॉडल शोषण, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन सीआरआर। मतलब बैंक रेट आपका क्या क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। बैंक रेट हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स है, ठीक है। मॉडल शोषण हमारा क्वालिटेटिव मेजर है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा क्वांटिटेटिव मेजर है, और चेंज इन सीआरआर भी हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है। तो जो क्वालिटेटिव है मतलब क्वांटिटेटिव नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है, नंबर बी, मॉरल शोषण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की। मौद्रिक नीति का संबंध है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद सार्वजनिक व्यय से, पब्लिक एक्सपेंडिचर, करों से, टैक्सेस, सार्वजनिक ऋण से, पब्लिक डेप्ट, या खुले बाजार की क्रियाओं से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो मौद्रिक पॉलिसी किससे रिलेटेड है हमारा, मौद्रिक पॉलिसी हमारा रिलेटेड है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, यानी खुले बाजारों की प्रक्रियाओं से। बाकी जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, चाहे टैक्सेस हो, चाहे पब्लिक डेब्ट हो, ये सारे कुछ आपके किससे रिलेटेड होते हैं, ये आपके फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारे फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपके सेंट्रल बैंक के मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री, किनके द्वारा पेपर करेंसी को जारी किया जाता है। व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक के द्वारा। तो जो भी करेंसी आपका इशू करता है वो कौन इशू करता है, नोट इशूइंग अथॉरिटी किसको होता है, तो वो सेंट्रल बैंक को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, दिया हुआ है ऑप्शंस में, बैंक दर के जरिए, बैंक रेट, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर के जरिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है या जो साख नियंत्रण किया जाता है आपके अर्थव्यवस्था में या फिर आपकी इकोनॉमी में, वो आपके इन तीनों के द्वारा किया जाता है, मतलब बैंक रेट के थ्रू भी, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी, और सीआरआर के थ्रू भी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव मेथड मतलब गुणात्मक विधि जिसमें संख्या का कोई भी मतलब नहीं हो, तो जो संख्या से रिलेटेड ना हो। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन दिया है, बैंक में नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार का कार्यक्रम, और ये बैंक दर में परिवर्तन यानी वेरिएशन इन बैंक रेट। तो पूछा क्या आपसे है, पूछ रहा है कि क्वालिटेटिव मेथड में कौन सा आएगा, गुणात्मक कौन सा आएगा। तो पहले ऑप्शंस को चेक करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो किससे रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, मतलब इसमें क्वांटिटी आपका होता है 4%, 5%, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन,
इसमें भी सेल और परचेस किया जाता है सिक्योरिटीज का। तो जब भी सेल और परचेस किया जाएगा यानी अमाउंट से रिलेटेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्वांटिटी रिलेटेड होगी। बैंक रेट भी आपका क्या है, रेट है, तो कोई ना कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी। तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा क्वालिटेटिव। क्या हो जाएगा आपका, गुणात्मक विधि कौन सी होगी, कंज्यूमर क्रेडिट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, मतलब उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करना। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज आर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या है भाई, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, और ऑल ऑफ दीज। मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये किसके द्वारा यूज की जाती है, ये हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज की जाती है। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जा रही होती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो उद्देश्य आपका उत्पादन और रोजगार में वृद्धि भी है, विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना भी है, मूल्य स्थिरता हमारी इकोनॉमी में, यानी ऑल ऑफ दिस भी इसका आंसर हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। जो भी हमारी इकोनॉमी या जो भी हमारे अर्थव्यवस्था में जो भी मनी सप्लाई हो रहा है, उसको नियंत्रित कौन करता है, या उसको उसको मतलब कह सकते हैं नियमन कौन करता है, या उसका रेगुलेशन कौन करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, और या फिर आपका योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन। तो जो भी आपका मनी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये रेगुलेट करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साख मुद्रा का विस्तार होता है जब क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर, मतलब क्रेडिट मनी बढ़ाना है, हम लोगों को लोन जो है यानी साख जो है वो आपका बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को घटाना होगा, बढ़ाना होगा, बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को घटाएंगे तभी हमारा क्रेडिट मनी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है, मतलब द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं हमारे क्रेडिट देने की फैसिलिटीज को, किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम लोग भाई, तो हम लोग बढ़ा सकते हैं कैसे, पूछा जा रहा है रेजिंग रेपो रेट, रेपो दर, पुनर्खरीद दर यानी जिसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं उसको बढ़ा करके, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा करके, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद करके, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और आपका सरकारी प्रतिभूतियां बेच करके। तो ऑप्शंस की तरफ अगर देखें तो रेपो रेट बढ़ाने की वजह से क्या होगा, आपकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि पैसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जमा होगा, आपके सेंट्रल बैंक की तरफ। दूसरा आपका रिवर्स रेपो रेट भी वही बात है, अगर इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या करती होती है, घटती है, मतलब कम हो जाती है। तीसरा आपसे पूछ रहे हैं सरकारी प्रतिभूतियां खरीद करके, मतलब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। खरीदेगा तो क्या होगा, खरीदेगा तो वो कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा, और कॉमर्शियल बैंक के पास क्या पैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में क्रेडिट देने की अवेलेबिलिटी, ऋण की उपलब्धता बढ़ सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, कौन सा काम केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कौन सा है, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, केंद्र सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार होना, बैंकों का बैंक होना, नोट जारी करना, या मतलब ऑल ऑफ दिस। तो जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है उसमें हम लोग जानते हैं कि वो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट हो जाएगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट का वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपने पैसा कहाँ जमा करते हैं, वो भी आपका आरबीआई के पास से जमा करते हैं, मतलब सेंट्रल बैंक के पास ही होती है। एजेंट के तौर पे भी वो उसका काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और एडवाइजर के तौर पे भी वो काम करता है, मतलब आपके वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो एडवाइस भी करता है गवर्नमेंट को। बैंक का भी बैंक होता है, सारे कॉमर्शियल बैंक का वो बैंक होता है, और नोट इशू करने की ऑथोरिटी भी आपको किस दी हुई उसको होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, या नन ऑफ दिस। तो आंसर इजी है आपका इसका, आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पूछा गया भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय। अभी हम लोगों ने देखा कि नोट इशू करने की ऑथोरिटी जो है वो किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन 1 रुपी नोट जो है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के द्वारा, या फिर आपके नन ऑफ दिस का ऑप्शन। तो ऑप्शन के तौर पे जो होगा वो नंबर सेकंड होगा, यानी बी ऑप्शन होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। याद रखिएगा, बाकी सारे नोट्स जो है वो आरबीआई इशू करता है, लेकिन जो आपका 1 रुपी नोट है वो किनके द्वारा इशू किया जाता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसको इशू करता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि आपका क्या है, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम से कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका पहला, नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है, विथ विच नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू। जो भी नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी वो नरसिम्हम कमेटी किसके लिए, मतलब किस चीजों के लिए आपका बनाया गया था, कर सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए, या फिर आधारभूत संरचना सुधार, टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाए थे, या बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो नरसिम्हम कमेटी है वो आपका बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी नरसिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ, इन विच ईयर द सेकेंड नरसिम्हम कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो हुआ था 1991 में, 1991 में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि एलपीजी पॉलिसी भी आपकी इसी साल लाई गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष अनाउंस्ड हुआ था। तो ये अनाउंस्ड हुआ था आपके 1995 में। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है, विच वॉज इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम। सभी अनुसूचित बैंक, ऑल शेड्यूल्ड बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, और ऑल ऑफ द एबव। तो जब आपका ये बैंकिंग लोकपाल योजना लाया गया था उस वक्त आपके तीनों को, मतलब सारे जो आपके ऑप्शंस में दिए हुए, शेड्यूल्ड बैंक्स भी थे, कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे, और कॉमर्शियल बैंक्स भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ, विच कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट इन बैंक। आंसर दिया हुआ है आपका, राजा चलैया कमेटी, गायपुरिया कमेटी, वर्मा कमेटी, या आपका चक्रवर्ती कमेटी। तो आपका ऑप्शंस जो हो जाएगा, ऑप्शंस हो जाएगा इसके लिए गायपुरिया समिति को गठित किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ, फॉर रिवाइवल एंड रिस्ट्रक्चर ऑफ वीक बैंक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, विच कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड। मतलब पब्लिक सेक्टर में जो भी कमजोर बैंक थी, या जो भी वीक बैंक थी, या जो भी पुनर्जीवन जिनको चाहिए था, उनकी पुनर्संरचना के लिए कौन से कमिटी का गठन किया गया था। तो जो आपका गठन किया गया था वो किया गया था किनके द्वारा, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आरबीआई अनाउंस द गाइडलाइन टू इशू लाइसेंस टू न्यू बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में
नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए। ये आपका एक ऑप्शन इसमें और होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन था आपका 22 फरवरी 2013। ऑप्शन आपका ये रहेगा 22 फरवरी 2013। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? मतलब हमारे हमारा जो इंडिया है उसमें बैंकिंग सिस्टम को कौन देखता है, कौन रेगुलेट करता है, या उसकी देखरेख कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई जिसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, या एलआईसी ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा देखी जाती है। मतलब जो भी किसी भी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो वहां के सेंट्रल बैंक के द्वारा देखा जाता है। और हमारी सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगेन इन। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ कब हुआ? इन क्षेत्रों में सुधार जो हुआ वो कब से प्रारंभ हुआ? तो ईस्वी हो जाएगी 1991 से, जिस वक्त नरसिम्हन कमेटी को स्टैब्लिश किया। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बिग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया वेयर नेशनलाइज्ड इन। कौन से ईयर में नेशनलाइजेशन हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जुड़ा हुआ है कौन सा? विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर। नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? ईयर 1991 नरसिम्हन कमेटी, वाईवी रेड्डी कमेटी, वनली एएनबी। तो ऑप्शन में भी जस्ट हम लोगों ने देखा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार कब से संभव हुआ था? 1991 से संभव हुआ था। और किनके द्वारा सजेस्टेड था, किनके द्वारा सुझाव दिया गया था? नरसिम्हम कमेटी के द्वारा। तो बोथ ए एंड बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है। The market price of all final goods and services produced in the domestic territory of a country in a year is known as। क्या बताते हैं उसको? वो हम लोग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं। और पूछा जा रहा है उसकी मार्केट प्राइस क्या कहलाएगी? तो जीडीपी एट एमपी इसको हम लोग कहेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ट्रू? इनमें से कौन सा आपका सही है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एंड जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो सही ऑप्शन आपका होगा वो क्या हो जाएगा? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम लोग माइनस कर देते हैं, तब वो आपका नेट की वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू। इनमें से कौन सा आपके जीएनपी एट एमपी को दर्शाएगा? क्वेश्चंस क्या क्या है आपके, देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस आपका है जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, GDP at MP plus net factor income from abroad, GNP plus subsidy and none of these। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में NFIA को ऐड किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू व्हाट? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन में आपका पहला दिया हुआ है जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एट एमपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, और नन ऑफ द एबव। तो जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब वो क्या बनता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? और हमसे पूछा भी वही जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, घिसावट व्यय किसमें शामिल होता है, या घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? पूछा जा रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन।
कौन से इसमें रहता है? नेट वाले में तो हम लोग नेट हमारा तभी निकलता है जब ग्रॉस में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो जो ग्रॉस की वैल्यू होगी उसी में ना आपका एड ऑन होगा डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो देखिए इसमें से ग्रॉस की वैल्यू कौन बता रहा है? ग्रॉस की वैल्यू ऑप्शन ए जीएनपी एट एमपी बता रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू व्हाट? इनमें से दिया गया जो भी आपका फॉर्मूला या जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें से कौन सा आपका एनडीपी एट एफसी को रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शंस पे आते हैं, एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जीएनपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, एनडीपी एट एमपी माइनस सब्सिडी, एनडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन ए, क्योंकि मार्केट प्राइस में जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो वो क्या बनाएगा? वो एनडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और क्वेश्चन आपका यही एनडीपी एट एफसी पूछ भी रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को मतलब नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, सकल निवेश, घरेलू आय या इनमें से कोई नहीं? नेशनल इनकम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम और नन ऑफ दी एबव। तो जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? कौन सा आपका जो है वो राष्ट्रीय आय में ऐड होता है? मतलब नेशनल इनकम में इंक्लूड हम लोग कौन कौन सा करते हैं? रेंट वेज इंटरेस्ट, रेंट वेज सैलरी, रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट, और आपका क्या है? रेंट वेज सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये सारे रेंट भी होता है, वेजेस भी होता है, सैलरी भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो सारा आपका क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्शन डी। स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड? पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, निवेश इन्वेस्टमेंट और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम लोग किसको कहते हैं? तो मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसी का अल्टरनेटिव नेम है आपका ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा है जो आपका सही है? क्या कहा गया है देखना है। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो इफ फॉर अ कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव देन तब क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्मॉलर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि जीडीपी आपका क्या हो जाएगा? जीएनपी से बड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, कुल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आपका हिंदी में थोड़ा गलत है, वो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सकल घरेलू उत्पाद। और फोर्थ है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है?
गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। क्या क्या पर्पस दिया हुआ है, ऑप्शन में आते हैं। पहला है आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। दूसरा है फर्म में निवेश हेतु, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्म। और तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द एबव। तो जो हम लोग फाइनल गुड्स खरीदते हैं वो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के तौर पे भी खरीदते हैं, और हम लोग फर्म के में इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम। ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, आर्थिक सहायता, सब्सिडीज, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आपका अफेक्ट करता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको कि हम लोग निगम कर कहते हैं।